फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल इम्प्रूवमेंट एकेडमी में। वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी अपडेट यदि चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आहार नाल का सबसे फर्स्ट टॉपिक है मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है? लार ग्रंथि। मुख में लार ग्रंथि जो होती है, मतलब सेलिवरी ग्लैंड्स, इनकी संख्या कितनी होती है? तो टोटल 6, मतलब कि 3 जोड़ी होती है। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? एक सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैराटॉइड ग्रंथियाँ। ओके, अब ये जो लार ग्रंथि होती है, इससे जो लार निकलती है उसका वर्क क्या है? तो पूरी मुख गुहा को गीला बनाए रखना और भोजन को चबाने हेतु चिकना बनाए रखना, ये काम है लार का। और लार ग्रंथियाँ में जो अभी हमने 3 देखे, 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, पैराटॉइड और सब मैंडिबुलर। तो जो पैराटॉइड होती है वो कान के नीचे साइड होती है। ओके, अब लार का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.4। और कुछ बुक में अगर आ जाए तो 6 से 8 के बीच में भी लार का पीएच मान होता है। ओके, अब ये जो लार है ये बनती किस से है? तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब जो आयन्स होते हैं इनसे लार बनती है। और उसी में रुधिर, प्लाज्मा, श्लेष्म, सीरम व एंजाइम्स ये सब होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन और इमाइलेज। इमाइलेज भी कौन सा वाला? अल्फा इमाइलेज। ओके, जो अल्फा इमाइलेज एंजाइम होता है इसका काम क्या है? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर भोजन को मीठा बनाना। और इसी में लाइसोजाइम भी होता है, जो क्या करता है? जो बैक्टीरिया आ जाते हैं भोजन के साथ मुंह में, तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम्स। ओके, और जैसे हमने फास्ट फूड खा लिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ खा लिए, या ज़्यादा ऑयली खाना, पार्टियों का ज़्यादा मसालेदार खाना खा लिए, तो उससे लार ग्रंथि के टॉपिक के बाद हम लोगों ने जो जीभ दांत का टॉपिक देखे थे, वो सब उसका रिवीजन के लिए आप लोग प्रीवियस क्लास देख लीजिए और उससे रिवीजन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं, हमने जो ग्रसनी के बारे में पढ़ा था, डायग्राम पे ग्रसनी ये है, रेड कलर में जो है ग्रसनी, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फायरिंग्स बोला जाता है। और ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। और ये जो है ग्रास नली है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर। और जो ट्रेकिया है वो कहाँ जाकर खुलती है? फेफड़े में, क्योंकि ये सांस नली है। इससे जो भी हम वायु के रूप में सांस लेते हैं वो सब वायु कहाँ जाती है? लंग्स पे जाती है। हम लोग श्वसन वाले टॉपिक पे इसको देखेंगे। अब यहाँ से ग्रास नली से जो भोजन आता है मुख गुहा से आया, मुख गुहा के खाना को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। और मुख गुहा को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। ओके, अब ये जो ग्रास नली से खाना किस प्रोसेस से आता है? तो क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन वाली प्रोसेस क्या होती है? मतलब ये जो ग्रास नली है एक मांसपेशी ऑर्गन है। तो जब खाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है लुगदी के रूप में, लार मिला हुआ खाना जिसे बोलस बोलते हैं, जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ की जो ग्रास नली का पार्ट है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। फिर जब खाना आगे बढ़ता है तो ये ग्रास नली फैल जाती है खाना को ग्रहण करने के लिए। ओके, ऐसे ही ये प्रोसेस पूरी हमारी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी ग्रास नली में पूरी होती है। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो कहाँ आएगा? अमाशय में। अब अमाशय के भोजन को क्या कहा जाता है? तो काइम कहा जाता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे होता है? 4 घंटे। ओके, अब अमाशय के 3 भाग देखे थे हमने। पहला था कॉर्डिया, दूसरा था पुंडिक और तीसरा था पायरोलिक। और
ये था पाइलोरिक बल्ब। ओके, अब ये जो अमाशय है इससे कौन सा एसिड निकल रहा था? HCl। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका pH कितना था? 1.5। अब हमने बोले HCl का pH 1.5 है और अमाशय से भी HCl ही निकल रहा है, तो अगर एग्ज़ाम में पूरे के पूरे अमाशय का pH मान पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? 1.5। ओके, अब जो HCl मतलब एसिड के प्रभाव को कम कौन करता है? तो बेस या क्षार। तो इसमें अमाशय में क्षार की एक लेयर होती है जो HCl के प्रभाव को कम करती है। उस लेयर का नाम क्या है? म्यूसिन लेयर। ये जो ऑरेंज वाला भाग दिख रहा है यहाँ पे पूरी म्यूसिन की लेयर है। ओके, और म्यूसिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। और म्यूसिन कौन सी वाली कोशिकाएं से स्रावित होता है? तो श्लेष्मिक कोशिकाएं। हमने पढ़े थे कि जो जठर ग्रंथि होती है उस पे 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में देखे थे। ऑक्जेंटिक सेल्स का एक नाम और है पैराटाइल कोशिका। ओके, ये जो पैराटाइल कोशिकाएं हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स, इनसे HCl का स्रावण होता है। और एक है प्रधान कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चीफ और जाइमोजेंस सेल्स। इनसे पेप्सिन, प्रोएंजाइम और लाइपेज का स्रावण होता है। ओके, तो ये 3 कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में, जठर ग्रंथियाँ में ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक बार और देख लेते हैं। जठर ग्रंथियाँ में जो 3 कोशिकाएं हैं, पहली है श्लेष्मिक कोशिकाएं जिससे म्यूसिन रिलीज होता है। सेकंड है पैराटाइल कोशिकाएं, इनसे HCl का स्रावण होता है या HCl एसिड जो है वो रिलीज होता है। और थर्ड है प्रधान कोशिकाएं या जाइमोजेंस सेल्स, इनसे पेप्सिन, प्रोएंजाइम और लाइपेज का स्रावण होता है। ओके, एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर जठर रस का स्रावण कंटिन्यू होते रहता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि HCl है और इसका pH होता है HCl का 1.5। अमाशय का pH भी 1.5 होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय कैसा होता है? एक पत्ती के आकार का होता है जो एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में काम करता है। कैसे? इसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या रिलीज होता है? हार्मोन। और बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ओके, ये है हमारा अग्नाशय। इसमें ये अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि जिससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। दोनों में से ज़्यादा भाग किसका होता है? तो एंजाइम्स का होता है 98% और हार्मोन होते हैं ओनली ऑन 2%। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथि में 2 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। बाह्य स्रावी ग्रंथि में एफ सेल और डेल्टा सेल होती है। ओके, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ओके, अब ये जो इंसुलिन है उसका भी एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इसकी खोज किसने किया था? तो वेटिंग ने किया था। और लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है, लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है उसमें ही अल्फ़ा, बीटा और एफ और डेल्टा सेल पाई जाती हैं। उसी से एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, जो अग्नाशय है वो पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं से बना होता है जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावण करते हैं। ओके, और अगर हम बोलेंगे अग्नाशय रस किसे कहते हैं, तो जैसे हमने अमाशय रस पढ़े थे, अमाशय रस को जठर रस बोला जाता है, वैसे ही जो अग्नाशय रस होता है उसे
हार्मोन और एंजाइम का मिश्रण बोला जाता है। ओके, तो हम लोगों का अल्फ़ा सेल और बीटा सेल कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे एफ सेल और डेल्टा सेल से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में। अब हम देखते हैं अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। ओके, तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी? एंजाइम्स। अग्नाशय रस में टोटल 5 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंजाइम जो है उसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। हमने देखे थे अमाशय, अमाशय से क्या निकल रहा था? पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल रहा था। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टॉन्स में बदलता है। और एक एंजाइम और अभी जो छोटी आंत से रिलीज होगा तो वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो होता है एमिनो अम्ल के रूप में, वो छोटी आंत में होता है। ओके, ये फर्स्ट ट्रिप्सिन। सेकंड है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ओके, और थर्ड है इमाइलेज। इमाइलेज या इसे एमाइलेज भी बोला जाता है। ये एमाइलेज 2 जगह पाया जाता है, एक तो लाल ग्रंथि में और सेकंड कहाँ पे? अग्नाशय। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये तीनों अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में। ओके, तो ये 3 एंजाइम्स हैं जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। ओके, ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ओके, ट्रिप्सिन पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को किस में चेंज करेगा? लाइपेज ग्लिसरीन में। वसा को ग्लिसरीन में। कौन चेंज करता है? लाइपेज। ओके, और अभी भी वसा का पूर्णतः पाचन नहीं हुआ है। ओके, वसा का पूर्णतः पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, और वसा का जो पूर्णतः पाचन होता है उसे फैटी एसिड्स बोला जाता है। अभी अग्नाशय में इन 3 चीज़ों का पाचन होता है, प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन ने किया, वसा का पाचन लाइपेज ने किया। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? शर्करा। तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो शर्करा को किस में चेंज करता है? घुलनशील शर्करा में। ओके, घुलनशील शर्करा में। अभी जब छोटी आंत से जो और एंजाइम्स निकलेंगे वो कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन करेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पूर्णतः पाचन को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन। वसा के पूर्ण पाचन को फैटी एसिड बोला जाता है, और प्रोटीन के पूर्णतः पाचन को क्या बोला जाता है? अमीनो अम्ल। ओके, तो ये हैं अग्नाशय रस में उपस्थित 3 एंजाइम्स। इससे 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, बट 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 3 के बारे में ही स्टडी करते हैं। ओके, तो हमने क्या देखे कि अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकला वो कहाँ से मिलता है? ये यहाँ से निकल के ये एक नली के द्वारा किस पे चला जाता है? ड्यूडेनम में। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखिए। इसका आंसर कि अग्नाशय रस पाचन तंत्र के किस भाग में जाकर अग्नाशय रस जो है वो हमारी बॉडी के
किस पार्ट्स में जाकर भोजन में मिलता है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से जो भोजन आ रहा है पाइलोरिक बल्ब के द्वारा, आमाशय के भोजन को क्या बोला जाता है? काइम। ये जो काइम है ये पाइलोरिक बल्ब के द्वारा यहाँ से एंटर किया। ये क्या है? ग्रहणी या ड्यूडेनम। तो यहाँ से आके अग्नाशय रस इसमें मिक्स हो गया। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे होता है लीवर, वो हम लीवर वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। यहाँ पे होता है लीवर, और लीवर के पित्ताशय वाले भाग में जो पित्त रस बनता है वो पित्त रस भी ग्रहणी में आकर ही यहाँ से मिलता है। और वो पित्त रस का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना। ओके, तो ये रही किसकी बात? ड्यूडेनम की बात, मतलब ग्रहणी, इसी का नाम क्या है? पक्वाशय। ओके, अब हम देखते हैं पित्त रस मतलब बाइल जूस। बाइल जूस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। हमने देखे थे आमाशय का भोजन कैसा है? अम्लीय होता है। और पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ओके, पित्त रस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बाइल जूस बोला जाता है। अब पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, और ये क्या करता है? काइम की जो चर्बी है, चर्बी मतलब वसा, को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में हेल्प करता है। ओके, और यहीं से फिर ड्यूडेनम में हमने क्या देखे अभी कि ड्यूडेनम में अग्नाशय रस आकर मिल जाता है, जिस पे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज होता है। ओके, इसके वर्क हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत ये डायग्राम में हमें दिख रही है, ये जो कुंडली के रूप में राउंड शेप में है, ये क्या है? पूरी छोटी आंत। अब पूरे पाचन तंत्र में या हमारी बॉडी में जितने भी पाचन ऑर्गन्स हैं उसमें जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है? लंबाई 6 मीटर, और मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई ज़्यादा है बट इसका नाम छोटी आंत क्यों है? ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो छोटी आंत लेंथ में बड़ी होती है और बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है। मतलब छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर, और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अब लंबाई के अकॉर्डिंग तो ये बड़ी है, लेकिन इसका नाम छोटी आंत है। और लंबाई के अकॉर्डिंग जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी मोटाई के अकॉर्डिंग इनका नाम है। इसकी जो मोटाई है, ये छोटी आंत की ये जो मोटाई है इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम बड़ी आंत है। और इसकी मोटाई कम है, छोटी आंत की मोटाई कम है, इसलिए इसका नाम क्या है? छोटी आंत, और इसका नाम बड़ी आंत। ओके, अब छोटी आंत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो छोटी आंत की जो मोटाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, जो कुंडलित होती है और आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। ये है ग्रहणी, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और अकुंडलित भाग होता है। ओके, ये जो दोनों भाग हैं इसके, जेजुनम और इलियम, ये कुंडली रूप में होते हैं। बट छोटी आंत का कौन सा ऐसा भाग है जो कुंडली रूप में नहीं होता? तो ये है ड्यूडेनम। ओके, अब हम देखते हैं ड्यूडेनम किस आकार का होता है। तो सी की आकृति का होता है, और ग्रहणी की भुजाओं के मध्य ही अग्नाशय होता है। ओके, ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की भुजाओं के मध्य ही अग्नाशय होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया छोटी आंत का। सेकंड पार्ट है जेजुनम। ओके, इसके हिंदी नाम में थोड़ा सा टफ है इसके हिंदी नाम, बट याद तो करना पड़ेगा। ये है जेजुनम, ये जेजुनम है, और ये जो है लगभग 2.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। ग्रहणी जो है कुंडली के रूप में नहीं होती, और जेजुनम जो है वो कुंडली के रूप में होती है। और ये है इसका लास्ट पार्ट,
ईलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं? पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा ईलियम। ये जेजुनम जे के आकार का होता है, ड्यूडेनम सी के आकार का होता है। ओके, और ये है ईलियम। ईलियम जो है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। ओके, अब हम देखते हैं इनके हिंदी नाम देख लेते हैं एक बार। ग्रहणी का हिंदी नाम बहुत बार रिवीजन हो गया इसका। ग्रहणी का हिंदी नाम पक्वाशय है, मतलब ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इंग्लिश नाम है और पक्वाशय या ग्रहणी हिंदी नाम हो गया। अब जेजुनम का हिंदी नाम मध्यांत्र और ईलियम का हिंदी नाम है सेशांत्र। ओके, अब ये जो ईलियम वाला भाग है ये ही बड़ी आंत से जॉइंट है। यहाँ से बड़ी आंत लगी हुई है, तो कौन सा भाग है? छोटी आंत का ईलियम, जो बड़ी आंत से अटैच है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि जो अमाशय है, अमाशय से कौन सा भाग जॉइंट है? तो ग्रहणी, और बड़ी आंत से कौन सा? ईलियम, या ईलियम का हिंदी नाम क्या है? सेशांत्र। ओके, और ये जो है बड़ी आंत में किस भाग से मिला है? तो इस भाग का नाम है सीकम या उंडुक। ये वाला जो भाग है बड़ी आंत का, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना भाग बड़ी आंत का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना भाग, ये कहलाता है सीकम। ओके, तो ईलियम जो है किससे मिला हुआ है? सीकम से। ये रेक्टम एक अलग भाग हो जाता है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक देखेंगे तो ये है सीकम वाला भाग। सीकम इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम है उंडुक। तो ये जो ईलियम है वो किससे अटैच है? बड़ी आंत के सीकम या उंडुक वाले भाग से। ओके, ये जो ईलियम वाला भाग है इसमें होती है बिली जैसी संरचना। बिली बोलते किसे हैं? फिंगर्स लाइक संरचना। कैसी? ऐसी। इसके ऊपर होती है ब्लड वेसल्स। छोटी आंत के ईलियम वाले भाग में बिली जैसी संरचना होती है। ओके, किस भाग में? ईलियम। छोटी आंत के ईलियम वाले भाग में बिली जैसी संरचना होती है। ओके, ये है बिली, मतलब फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका काम क्या है? ये जो पचा हुआ भोजन, मतलब छोटी आंत में जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, वो जो भोजन है जब ईलियम में पहुंचता है और ईलियम के द्वारा बड़ी आंत में पहुंचता है ना। तो ईलियम में जब भोजन पहुंचता है तो ईलियम के कौन से वाले भोग में? छोटी आंत का जो ईलियम वाला भाग है इसमें बिली जैसी जो संरचना है, इसमें यहाँ पे पचा हुआ फूड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। क्योंकि ग्लाइकोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये जो पचा हुआ भोजन है, मतलब ग्लाइकोजन, यहाँ पे संचित रखा रहता है। ये जो ब्लड की नली है, यहाँ से जो ब्लड है, तो यहाँ पे जो बारीक बारीक झिल्ली जैसी संरचना है, जिससे क्या होता है? ये वाला जो भोजन एकदम तरल रूप में होता है। ओके, तो ये तरल रूप का भोजन जो होता है, परासरण के द्वारा ये ब्लड नली में आके मिल जाता है। ओके, अब ये पचा हुआ जो भोजन है, पचा हुआ भोजन कहाँ संचित होता है? जाके लीवर में। लीवर में
ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित हो जाता है। फिर जब हमें जैसे जैसे भोजन की आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम लोग इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके यूज कर लेते हैं। ओके, ये लीवर वाला टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक रह गया है छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में। छोटी आंत से टोटल 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। वो पांचों आप लोगों को ये फ़ोटो पे दिख रहा है, तो आप लोग इसे देखकर नोट कर लीजिए और उनका जो वर्क है वो भी। ओके, तो इन 5 एंजाइम्स के नाम क्या क्या है? पहला है इरेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है सुक्रेज, चौथा है लैक्टेज और पांचवा है लाइपेज। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पाचन तंत्र, जिसे हमने कहाँ तक कवर किया है आज? छोटी आंत तक। कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत का काम क्या है और हाँ, छोटी आंत का काम क्या है? जो भोजन है उसका अवशोषण करना। और अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसे हम टेस्ट सीरीज में कवर कर लेंगे। ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।